17 साल की नाबालिग लड़की जिसके साथ पहले एक विधायक और फिर कुछ दिनों बाद विधायक के ही कुछ अन्य साथी सामूहिक बलात्कार करते हैं। और जब पीड़िता के पिता इस घिनौने कृत्य के लिए आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं तो उल्टा पुलिस पीड़िता के पिता को ही कस्टडी में लेकर बुरी तरह पीट कर उनकी हत्या कर देती है। और इन सब के बाद जब किसी वकील ने पीड़िता का केस लड़ना चाहा तो तब न्याय के रास्ते में ही इनकी गाड़ी को बड़े ट्रक से कई बार टक्कर मारी जाती है, जिसमें वकील के साथ साथ पीड़िता के परिवार के 2 सदस्यों की भी मौत हो जाती है। बस किसी तरह पीड़िता बच जाती है। इन सब वारदातों के कई साल बाद पीड़िता जब आरोपियों के खिलाफ केस लड़ती है तब जाकर मुजरिम को सजा होती है, लेकिन 23 दिसंबर 2025 को उस आरोपी को बरी कर दिया जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उन्नाव रेप केस की। ये कोई कहानी नहीं बल्कि सच्चाई है, एक विधायक के घिनौने कृत्य की, एक मासूम के साथ हुए इंसाफ की। लेकिन क्या आप जानते हैं उन्नाव रेप केस की पूरी कहानी? आखिर क्या हुआ था उस दिन नाबालिग पीड़िता के साथ, और आखिर क्यों अब आरोपी का आरोप साबित होने के बावजूद भी अब विधायक को बरी कर दिया गया है? यदि नहीं तो आज हम आपको बताएंगे उन्नाव रेप सर्वाइवर की पूरी कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएटीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ गीतांजलि सेमवाल। बात करेंगे आज उन्नाव रेप केस की, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। 4 जून 2017 को उत्तर प्रदेश राज्य के उन्नाव शहर में एक 17 साल की लड़की के साथ 2 अलग अलग समय पर कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार होता है। पहले विधायक द्वारा रेप और फिर अन्य लोगों द्वारा रेप में अपहरण और खरीद फरोख्त की जाती है। इसी मामले को हम सभी उन्नाव रेप केस के नाम से जानते हैं। इस मामले में अब तक 2 अलग अलग आरोप पत्र दायर कर चुके हैं। पहला आरोप पत्र केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 11 जुलाई 2018 को उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के नेता कुलदीप सिंह सेंगर के नाम पर दायर किया गया था, और दूसरा आरोप पत्र 13 जुलाई 2018 को कुलदीप सिंह सेंगर, उनके भाई और 3 पुलिसकर्मियों व 5 अन्य लोगों पर बलात्कार पीड़िता लड़की के पिता को दोषी बताने के लिए दायर किया गया था। रेप सर्वाइवर की ये दुखद वारदात शुरू होती है 4 जून 2017 की रात से, जब पीड़िता के साथ पहला रेप का मामला हुआ। पीड़िता का कहना है कि जब 4 जून को पीड़िता नौकरी की तलाश में पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के घर गई थी, तब रात के करीब 8 बजे सेंगर ने पीड़िता के साथ रेप किया। इसके बाद जब पीड़िता ने पुलिस से शिकायत करनी चाही तो प्रशासन का रवैया बेहद निराशाजनक रहा। पीड़िता का आरोप है कि पुलिस ने उसे सेंगर का नाम तक नहीं लेने दिया। लेकिन मामला तब और भी गंभीर हो गया जब 5 अप्रैल 2018 को पीड़िता के पिता को विधायक के भाई और समर्थकों ने बुरी तरह पीटा और पुलिस में इसकी भी शिकायत करने पर उल्टा पुलिस ने पिता को ही गिरफ्तार कर लिया था। वहीं न्याय न मिलता देख 8 अप्रैल को पीड़िता ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर आत्मदाह की कोशिश की थी, लेकिन इसके अगले ही दिन 9 अप्रैल को पीड़िता के पिता की जेल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। इस दुखद घटना और जनता के भारी आक्रोश के बाद सरकार हरकत में आई थी, जिसके परिणाम स्वरूप पीड़िता के पिता से मारपीट के आरोप में सेंगर के भाई की गिरफ्तारी हुई थी और कई पुलिसकर्मी निलंबित भी किए गए थे। साथ ही आखिर में पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी। इस घटना से ये तो साफ है कि सत्ता का दुरुपयोग कर कैसे एक प्रभावशाली व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने में पीड़िता को लगभग 1 साल का समय लगा, और पीड़िता को पिता की मौत की भारी व्यक्तिगत भी क्षति उठानी पड़ी है। लेकिन पीड़िता के साथ एक नहीं बल्कि 2 बार रेप किया गया, 2 अलग अलग बार। दरअसल पीड़िता के साथ 4 जून की घटना के बाद 11 जून 2017 को एक और भयावह अपराध हुआ था। शशि सिंह और उसके परिवार ने पीड़िता को नौकरी दिलाने के बहाने पीड़िता का विश्वास जीता और उसे कानपुर ले जाने का झांसा दिया था, जहां शुभम सिंह और उसके ड्राइवर अवधेश तिवारी ने उसके साथ बार बार सामूहिक बलात्कार किया था। इसके बाद अपराध की हद पार तो तब हो गई जब उसे 60,000 में ब्रजेश यादव नाम के व्यक्ति को बेच दिया गया था।
पीड़िता के अपहरण के बाद 20 जून 2017 को शुभम सिंह और अवधेश तिवारी के खिलाफ अपहरण आईपीसी 363 और जबरन शादी के लिए मजबूर करने आईपीसी 366 की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके तुरंत बाद पुलिस सक्रिय हुई और अगले ही दिन पीड़िता को औरैया के एक गांव से सकुशल बरामद कर लिया गया था। बरामद करने के बाद सबसे महत्वपूर्ण कदम 22 जून 2017 को उठाया गया था, जब पीड़िता को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां उसने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत अपना आधिकारिक बयान दर्ज कराया, जिसमें उसने गैंगरेप और मानव तस्करी की पूरी सच्चाई बताई थी और उसने स्पष्ट रूप से शुभम सिंह, अवधेश तिवारी और ब्रिजेश यादव का नाम लिया था। इन गंभीर आरोपों और पीड़िता के नाबालिग होने के कारण मामले में पॉक्सो एक्ट की कड़ी धाराएं जोड़ी गई, जिसके आधार पर सभी मुख्य आरोपियों को जेल भेज दिया गया था। लेकिन कुलदीप सेंगर को अब तक भी गिरफ्तार नहीं किया गया था। हालांकि 13 अप्रैल 2018 को सीबीआई ने विधायक को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। बाद में गिरफ्तारी की और मामले में नई एफआईआर दर्ज की गई थी। सीबीआई ने इस केस में पहली दायर की गई चार्जशीट में विधायक कुलदीप सिंह सेंगर का नाम रखा था, लेकिन दूसरी चार्जशीट में पीड़िता के पिता को कथित तौर पर फंसाने के मामले में कुलदीप सेंगर, भाई अतुल सेंगर और कुछ पुलिस वालों को अभियुक्त बनाया गया था। इसके बाद उन्नाव मामले में 13 अप्रैल 2018 एक ऐतिहासिक दिन था, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के कड़े रुख के बाद सीबीआई ने कुलदीप सिंह सेंगर को पूछताछ के लिए बुलाया और फिर गिरफ्तार कर लिया था। फिर सेंगर के खिलाफ नई एफआईआर दर्ज की गई और उन्हें जेल भेज दिया गया था। आपको बता दें, इसके ठीक अगले दिन यानी 14 अप्रैल को शशि सिंह की भी गिरफ्तारी हुई, जिस पर आरोप था कि वो नौकरी दिलाने के बहाने पीड़िता को विधायक के घर ले गई। हालांकि एक तरफ कानूनी कार्यवाही चल रही थी तो दूसरी तरफ पीड़िता के परिवार को कमजोर करने की कोशिशें भी जारी थी। इसी क्रम में 21 नवंबर 2018 को पीड़िता के चाचा को एक 18 साल पुराने मामले में जेल भेज दिया गया। ये वही चाचा थे जो अपनी भतीजी के न्याय के लिए और विधायक के खिलाफ मुहिम चला रहे थे। परिवार का आरोप था कि गिरफ्तारी केवल उन्हें डराने और केस वापस लेने के दबाव में बनाई गई है। इस मामले में दोषियों को सजा तो हो गई थी, पर 28 जुलाई 2019 को पीड़िता के साथ हुए सड़क हादसे ने इस मामले को उत्तर प्रदेश की सीमाओं से बाहर निकालकर राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। जब यह खबर फैली कि बलात्कार पीड़िता की कार को काली नंबर प्लेट वाले ट्रक ने टक्कर मारी है, उसके परिवार के सदस्यों की मृत्यु हो गई है, तो पूरे देश में न्याय व्यवस्था के प्रति अविश्वास की लहर दौड़ गई थी। इस घटना के ठीक 2 दिन बाद 30 जुलाई 2019 को भारत की संसद में विपक्ष ने इस मुद्दे पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया था। संसद के बाहर और बाहर हुए इन प्रदर्शनों के कारण सरकार और न्यायपालिका पर भारी दबाव बना था। इसे दबाव का परिणाम था कि भारत के मुख्य न्यायाधीश ने पीड़िता के पत्र का संज्ञान लिया और मात्र 45 दिनों के भीतर सुनवाई पूरी करने का ऐतिहासिक आदेश जारी किया गया था। ये घटना दर्शाती है कि कैसे जन आक्रोश और संसदीय हस्तक्षेप ने एक स्थानीय अपराध को राष्ट्रीय प्राथमिकता में बदल दिया है। उन्नाव मामले में न्याय की सबसे बड़ी जीत 20 दिसंबर 2019 को जरूर हुई थी, जब दिल्ली की 30 हजारी अदालत ने कुलदीप सिंह सेंगर को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। अदालत ने इसे शक्ति का घोर दुरुपयोग माना था और सेंगर पर 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा पीड़िता को मुआवजे के रूप में दिया जाना था। लेकिन 6 साल बाद यानी 23 दिसंबर 2025 को इस मामले में एक नया और विवादित मोड़ आया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक अपील पर सुनवाई करते हुए कुलदीप सिंह सेंगर की सजा को निलंबित कर दिया। देश की बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी, ऐसे रेप के आरोपियों को बरी कर दिया जाएगा। और आज मैं हाई कोर्ट गई थी, आज जजमेंट था और मैं उस जजमेंट को सुन के मुझे बहुत दुख हुआ है और मुझे बहुत हुआ कि मैं अपना सुसाइड कर लूं। लेकिन मेरे 2 मासूम तो छोटे बच्चे हैं, मेरा पति है, मेरा परिवार है, मेरा भाई है। सबकी सोच के मुझे लगा ऐसा कि हम नहीं रहेंगे तो मेरा परिवार असुरक्षित हो जाएगा और मेरे परिवार के पास सुरक्षा भी नहीं है। इसका मतलब यह है कि सेंगर की मुख्य अपील पर अंतिम फैसला आने तक उन्हें जेल से बाहर रहने की अनुमति दी गई है।
अदालत ने इसके पीछे कुछ तकनीकी कारण और उनके जेल में बिताए गए समय लगभग 7.5 साल को आधार बनाया है, लेकिन साथ ही उन पर कड़ी शर्तें भी लगाई गई हैं कि वे पीड़िता के आसपास नहीं जाएंगे और दिल्ली में ही रहेंगे। आपको ये भी बता दें कि ये वही कुलदीप सिंह सेंगर है जिनका राजनीति का सफर कांग्रेस से शुरू हुआ था, लेकिन उनके करियर की असली उड़ान 2002 में शुरू हुई थी जब उन्होंने बीएसपी के टिकट पर जीत दर्ज की थी। उनके रसूख का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2002 से लेकर 2017 तक उन्होंने यूपी की लगभग हर बड़ी पार्टी बसपा, सपा और अंत में भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और हर बार जीते थे। वे 4 बार लगातार विधायक रहे और उनकी छवि एक ऐसे बाहुबली नेता की बन गई थी जिसे कोई भी राजनीतिक दल अपने साथ रखने को तैयार रहता था, क्योंकि उनके पास अपनी सीट जीतने की गारंटी थी। पर 2017 के उन्नाव बलात्कार मामले में और उसके बाद मचे देशव्यापी हंगामे ने उनके इस अभेद्य राजनीतिक किले को ढहा दिया है। दिसंबर 2019 में दोषी करार दिए गए जाने वाले उनके विधानसभा सदस्यता समाप्त हो गई थी और भाजपा ने भी उन्हें पार्टी से पूरी तरह निष्कासित कर दिया था। हालांकि सजा निलंबित हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आरोपों से बरी हो गए हैं। उनकी मुख्य अपील पर सुनवाई अभी भी जारी है, लेकिन पीड़ित परिवार का आरोप है कि 2027 में होने वाले चुनाव के लिए ही आरोपी की सजा को निलंबित किया गया है। आरोपी की संभावित रिहाई के बाद भारतीय न्याय व्यवस्था, समाज और राजनीति पर कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या केवल 5 किमी की दूरी बनाए रखने की शर्त एक रसूखदार व्यक्ति को प्रभाव डालने से रोक पाएगी? क्या स्थानीय प्रशासन और पुलिस बिना किसी दबाव के पीड़िता को सुरक्षा दे पाएंगे? और क्या गारंटी है कि पुलिस सुरक्षा में पीड़िता सुरक्षित रहेगी? क्योंकि जब पहले सुरक्षा दी गई थी उस समय भी पीड़िता का एक्सीडेंट करवा दिया गया था। और क्या 7.5 साल की जेल, उम्र कैद जैसी गंभीर सजा के लिए पर्याप्त आधार हो सकती है? क्या जेल से बाहर आने के बाद सेंगर फिर से पर्दे के पीछे से स्थानीय राजनीति को प्रभावित करेंगे? और क्या इतना सब कुछ होने के बाद, ऐसे फैसलों के बाद, क्या भविष्य में कभी भी कोई और अन्य पीड़िता किसी शक्तिशाली व्यक्ति के खिलाफ खड़े होने का साहस जुटा पाएगी? उन्नाव रेप केस पर आगे के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ।